नमस्कार। आज कोरोना की वजह से पाठशालाएं बंद है। पाठशाला बंद होते हुए भी शिक्षा जारी है। इस उपक्रम में मैं आज कक्षा 10वीं का एक पाठ लेकर आ रहा हूँ। मुख्याध्यापक संघ की ओर से जो शिक्षा जारी है, इस अंतर्गत कक्षा 10वीं का एक पाठ जो जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यह वाक्य है अमृतलाल नागर जी का और इस पाठ के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। यह एक साक्षात्कार है, यानी मुलाकात, जिसे आप इंटरव्यू भी कहते हैं। यानी मुलाकात देने के लिए जो हाजिर जवाबी होना चाहिए, यहाँ लेखक अमृतलाल नागर जी और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने जो अपने जीवन के रहस्य आपके सामने रखे हैं, उन रहस्यों के जरिए से आपको अपनी कामयाबी तक पहुंचाने के लिए यह पाठ बहुत ही प्रेरणादायी है। जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इस पाठ के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का जन्म 20 जून 1940 देवरिया, यह उत्तर प्रदेश का गांव है, जिला है, यहां उनका जन्म हुआ था। हिंदी जगत के जाने माने लेखक है, कवि है, साथ ही साथ आलोचक, संपादक भी है। एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में भी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी लोगों के सामने आए हैं। 1900 प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और 2013 से 2017 तक अवधि के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें मिला था और वे अध्यक्ष भी उनके थे। गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली दस्तावेज नामक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका है, उसके वे संस्थापक संपादक भी रहे हैं। यह पत्रिका रचना और आलोचना की विशिष्ट पत्रिका है जो 1978 से आज तक नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। 2011 में उन्हें व्यास सम्मान भी मिला था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं फिर भी कुछ रह जाएगा, अज्ञेय, पत्रावली, अंतहीन, आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, यह संस्मरण है उनका। इसके साथ साथ यहां उन्होंने जो साक्षात्कार के रूप में आपके सामने पाठ रखा है, वे है अमृतलाल नागर जी। आज वे उनके अमृतलाल नागर जी के मुलाकात ले रहे हैं। वे भी एक लेखक है। अब अमृतलाल नागर जी के जीवन से आपको बहुत कुछ प्रेरणा मिलने वाली है और यह प्रेरणा देने के लिए ही लेखक ने यह साक्षात्कार आपके सामने रखा है। अब लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, पाठ के लेखक, जो साक्षात्कार ले रहे हैं, वे है अमृतलाल नागर जी। इस अमृतलाल नागर जी का जन्म 17 अगस्त 1916 में हुआ था और उसका देहांत हुआ है 23 फरवरी 1990 में। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। अमृतलाल नागर जी को भारत सरकार द्वारा 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। अब पद्म भूषण से सम्मानित लेखक अमृतलाल नागर जी जो आपके सामने आज बातचीत कर रही है विश्वनाथ तिवारी जी के साथ में, यहां लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से कुछ सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब देते देते उनके जीवन का पूरा लेखाजोखा यहां इस पाठ में आया है। अब यह सारे सवाल है और इन सवालों के जवाब अमृतलाल नागर जी ने बड़ी आसानी से दिए हैं। यानी साक्षात्कार, इंटरव्यू, आजकल जहां भी आप जाओगे छात्रों, वहां आपको इंटरव्यू देनी ही पड़ती है। यानी नौकरी के लिए जब इंटरव्यू देने के जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू क्या होता है। अब इंटरव्यू का एक जो गुण है, साक्षात्कार का जो गुण है, यहां अमृतलाल नागर जी से आपको मिलेगा तो भविष्य में आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगा। यानी उन्होंने सवाल पूछा है, पहला सवाल पूछा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से कि जहां आज उनका देहांत हो गया है, जब उनकी मुलाकात ले रहे थे तो करीब बहुत साल बीत गए थे। अब वे उनके लेखन के प्रारंभिक काल की ओर ले जा रहे थे और उन्होंने उनसे सवाल पूछा है, लेखक ने, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी से, कि आपका प्रारंभिक साहित्य जीवन कैसा था और आप किससे प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया था और आपके आदर्श कौन है। वैसे तो हर एक के कोई ना कोई आदर्श होता है, उस आदर्श के तहत वे आगे चलते जाते हैं।
लेकिन यह अमृतलाल नागर जी अपने शब्दों में क्या उत्तर दे देते हैं, देखो। अब सबसे पहले वे कहते हैं, लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। यानी कुछ लिखने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जब तक हम कुछ पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ लिखेंगे नहीं, यानी लिख नहीं सकेंगे। यानी बदलते पाठ्यक्रम में जो आज आपको कृति पत्रिका आई है, इन कृति पत्रिका में हर एक सवाल सोमत का है। यानी ये जो सोमत है वह सोमत आपका है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के सवालों का जवाब देते समय अमृतलाल नागर जी कह रहे हैं कि मेरा कोई आदर्श नहीं है। जब मैंने लिखना शुरू कर दिया था तो उसके पहले बहुत कुछ पढ़ा था, यानी इतना कुछ पढ़ा कि जिसके कारण मेरे दिमाग में बहुत सारा साहित्य तैयार हो गया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया था, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं पढ़ी। साथ ही साथ वे कहते हैं कि मेरे घर में मेरे पितामह 2 पत्रिकाएं मंगवा देते, जो गृहलक्ष्मी और सरस्वती। इन 2 पत्रिकाओं के कारण घर में रोज कुछ न कुछ नया पढ़ने को मिलता था। ये जो पढ़ने की आदत बन गई थी वो मेरे दिमाग में साहित्य तैयार करने लगी। साथ ही साथ शुरू में मैंने बंकिम के उपन्यास पढ़े, उसके बाद शरतचंद्र के उपन्यास पढ़े, आनंद मठ, देवी चौधराइन, और एक राजस्थानी थीम पर मैंने एक उपन्यास भी पढ़ा था। यह सारे उपन्यास या कहानियां पढ़ने से मुझे लिखने का आदर्श मिल गया। अब इन सवालों पर, यानी इन जवाबों के बाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी उन्हें फिर से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये जो सारे लेखक हैं, क्या वे आपके आदर्श हैं? उसका उत्तर वे देते हैं इस तरह से, नहीं, मेरा कोई आदर्श नहीं है, केवल पढ़ने का आनंद था। मैंने बंकिम के उपन्यास पढ़े, या चाहे आनंद की मठ या देवी चौधराइन, ये जो उपन्यास पढ़े, ये उपन्यास पढ़ने का कारण मेरा आनंद मिल रहा था। और आजकल छात्रों को एक आदत सी बन गई है कि पढ़ने का आनंद ही नहीं है, यानी पढ़ने के लिए मन ही नहीं करता। छात्र पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई और चीज पढ़ते ही नहीं। लेकिन यहां अमृतलाल नागर जी कह रहे हैं कि पढ़ने का मुझे आनंद मिल रहा था, और पढ़ने का आनंद मिलने से ही अब मैं लिखना शुरू कर दिया था। वे कहते हैं कि मेरी पहली कविता फूटी थी सन 1927 में। सर जॉन साइमन भारत में आए थे। अब जब उन्हें रोका गया तो अंग्रेज सरकार ने लाठीचार्ज किया था, और यह लाठीचार्ज होने के कारण उनके दिमाग में भारतीय स्वातंत्र्य के लिए एक जो प्रेरणा हुई, या जो उन्होंने आंखों देखा हाल देखा था लाठीचार्ज का, उस लाठीचार्ज पर आधारित उनकी पहली कविता 1928-29 में तैयार हो गई थी। उस कविता का नाम था कब लौ कहो लाठी कहे, और वे कहते हैं यही मेरे लेखन का आरंभ मानिए। अब आगे जाकर फिर से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी उन्हें सवाल करते हैं, अगर स्वतंत्रता आंदोलन के साइमन आयोग का निषेध करते समय आपके दिमाग से कविताएं फूटी तो आप सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं गए? उसका उत्तर वे किस तरह से देते हैं, देखो। अब वे कह रहे हैं, नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। अंग्रेजों का सरकार है, और अंग्रेजों के मेरे पिताजी कर्मचारी थे, जिसके कारण मैं सक्रिय राजनीति में नहीं चला गया। लेकिन 1929 के बाद मेरी सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ गई थी। अब पहला उनका कहानी संग्रह छपा था 1933 में, जो अपशकुन नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही साथ उस समय बहुत सारे लेखक थे, उन लेखकों के जरिए से मैं आगे आगे लिखना शुरू कर दिया था। अब विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी उन्हें फिर से सवाल कर रही है, आप सक्रिय राजनीति में नहीं गए, सामाजिक आंदोलन में भाग लेने लगे, तो क्या आप पर गांधी जी का प्रभाव पड़ा था? यानी गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, महात्मा गांधी जी का,
उनका प्रभाव आप पर पड़ा क्या? अमृतलाल नागर जी कहते हैं, हां सचमुच मेरे ऊपर महात्मा गांधी जी का प्रभाव पड़ा ही था। पिताजी ने राजकीय आंदोलन में भाग लेने के लिए मना कर दिया था, लेकिन सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए मुझे रोका नहीं था। और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, उस असहयोग आंदोलन में मैं हिस्सा लेने लगा था। अब पिताजी ने सक्रिय राजनीति में लेने से इनकार कर दिया और वे अपने लिए एक सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि अगर मैं सक्रिय राजनीति में शुरू होता तो पढ़ना और लिखना बंद होता। अब वहां मैं नहीं जा सका। ऐसा नहीं है कि देश की आजादी के लिए केवल हाथ में खड़ग लेकर ही लड़ सकते हैं। मैंने खड़ग नहीं लिया, लेकिन मेरे पास समय मिला और मैंने लिखना कर शुरू कर दिया और सामाजिक आंदोलन जारी रखा। अब फिर से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी उन्हें सवाल करते हैं, आपके लेखन में गरीबों के प्रति करुणा है, वह आप किससे प्रभावित हुए थे? नागर जी कहते हैं, मैंने जैसे ही सामाजिक आंदोलन में हिस्सा लिया था तो गरीबों का दुख मैंने नजदीक से देखा था। अब वही प्रेरणा लेकर मेरा पहला कहानी संग्रह प्रायश्चित प्रसिद्ध हुआ था। यानी जो प्रायश्चित कहानी संग्रह है, इसका ही प्रमाण है। जो गरीबों की जो दुर्दशा है वह सामने लाने की मैंने कोशिश की है। साथ ही साथ हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। पिताजी का एक अच्छा गुण, वे किसी के भी दुख दर्द को तुरंत पहचानते थे। अब किसी को भी दुख दर्द तुरंत पहचानने के कारण मुझे भी अपने आप विरासत में यह गुण मिला कि हर एक का दुख हमें देखना चाहिए, पहचानना चाहिए। अब विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी प्रभावित होने लगे अमृतलाल नागर जी के इन सारे उत्तरों के बाद। वे फिर से सवाल करते हैं, अब उस समय क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, तो आप क्रांतिकारी आंदोलन में गए थे क्या उसका आप पर कुछ प्रभाव पड़ा क्या? तो वे कहते हैं, नहीं, पिताजी ने मुझे रोका है। पहले मैंने कहा है सक्रिय राजनीति में लेने से रोका, तो क्रांतिकारी आंदोलन में कैसे भाग लेने देते? अब क्रांतिकारी आंदोलन में भाग नहीं लेने दिया। अब आगे जाकर उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन का प्रभाव हो गया है। 1921 से ही गांधी जी जैसे ही भारत में आए थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था, उससे वे प्रभावित हो गए थे। अब वे फिर से, अगर आप क्रांतिकारी आंदोलन में नहीं गए तो कुछ आर्य समाज का आप पर प्रभाव पड़ा था क्या? नागर जी कहते हैं, आरंभिक थोड़ा सा असर हुआ था। अब वे अपने पिताजी की बात, जो पारिवारिक संस्कार की बात की है, वे गर्व से कहते हैं कि जो पिताजी की एक अच्छी बात थी कि सामाजिक आंदोलन में भाग लेने से कभी नहीं रोका। अब इन्हीं कारण मैं देश की सेवा करने लगा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी आजादी के पहले ही। अब 1933 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हो गई थी। उस वक्त उनकी मां जो है दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई थी और वहां उनका छोटा भाई भी था। अब भाई की देखभाल के लिए वे थे और नेहरू जी की मां के लिए मिलने के लिए कोई भी नहीं आता था। नेहरू जी उस समय जेल में थे, लेकिन वे कहते हैं मैं स्वयं नेहरू जी की मां से मिलता था। अब बाद में लगातार नेहरू जी से मिलता ही रहा। जेल से छूटने के पश्चात मैं अक्सर नेहरू जी से मिलता रहा और उनसे खूब तरह की बातें की। जो आजादी के लिए वे लड़ रहे थे, वे आजादी की सारी कहानियां उनसे मैंने सुनी और उन्हीं कहानियों के जरिए से मैंने फिर से ज्यादा लिखना शुरू कर दिया था। अब तिवारी जी कहते हैं, फिर से सवाल उन्हें कहते हैं, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? अब नागर जी कहते हैं, मैंने इतना कुछ पढ़ा था कि जो पढ़ने के पश्चात मेरा पहला उपन्यास 1944 में महाकाल, जो छपा है 1946 में, बंगाल से लौट कर लिखा था। यानी 1944 में उन्होंने लिखा और छपा है 1946 में, वे है महाकाल। अब फिर से तिवारी जी ने भी उनका साहित्य पूरा पढ़ा था। अब साहित्य पढ़ने के कारण वे कहते हैं कि जो आपका पहला उपन्यास महाकाल है,
क्या बाद में वही भूख नाम से प्रकाशित हुआ था? अमृतलाल नागर जी कहते हैं हाँ जी हाँ, जो महाकाल उपन्यास था वही भूख नाम से बाद में प्रकाशित हुआ था। अब फिर से तिवारी जी उन्हें सवाल करते हैं कि आप कौन कौन से लेखकों के संपर्क में थे और कौन कौन से लेखकों का आप पर प्रभाव था? तो नागर जी जवाब में कहते हैं कि मेरे ऊपर जिन जिन लोगों का प्रभाव पड़ा है या जिन जिन लेखकों के मैं संपर्क में था, उनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहरमी, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि बहुत सारे लेखक हैं कि जिनका मुझ पर प्रभाव पड़ा है। उनसे मैं मिला या न मिला यह कोई बात नहीं है, लेकिन उनका साहित्य मैंने पढ़ा था। जो साहित्य पढ़ने से उनका मुझ पर प्रभाव पड़ा और प्रभाव पड़ने के कारण मैं उनके संपर्क में भी आ गया था। अब माधव शुक्ल उनके यहां आते जाते रहते थे। अजान भाऊ व्यक्ति थे, वे ढीला कुर्ता पहनते थे, कुर्ते के जेब में जालियनवाला बाग के सनी मिट्टी हमेशा रखते थे, यानी ये क्रांतिकारी विचारों के थे, जो मुझे प्रेरणा मिलती रही। 1931 से 37 तक प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर मैं शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया था। यानी ये जो सारे लेखक हैं, उन लेखकों के मैं संपर्क में मिल रहा था। अब तिवारी जी फिर से उन्हें सवाल करते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? आजकल हम देखते हैं कक्षा 10वीं के छात्र, आपको मालूम है 500 साल पहले कवियों की कविता भी आपके सामने है। गोस्वामी तुलसीदास जी की है, मीरा जी की है, यानी ये पुराने सारे साहित्यकार है। अब यह इन सारे साहित्यकारों से आपको जो प्रेरणा मिलती है, इससे ज्यादा अमृतलाल नागर जी को प्रेरणा मिली है। वे क्या कहते हैं देखो, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। अब संत तुलसीदास, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता है दूसरी इकाई में, यह जो है उन्हें घुट्टी में पिलाया गया था। छोटे बच्चों को जैसे घुट्टी पिलाते हैं उनका तेज दिमाग होने के लिए, शरीर तंदुरुस्त होने के लिए, यानी वैसे यहां उनके घर में रामचरितमानस तुलसीदास रचित, जो घर घर में गाया जाता था उस समय, वे उन्हें हर रोज सुनाया गया था। उनके पिताजी बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। वे स्वयं सुनते थे उनके पिताजी, और लेखक अमृतलाल नागर जी को पढ़वाते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। यानी रामचरितमानस के जो श्लोक उन्होंने याद किए थे, ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो हमारे भारत की जो संस्कृति है, उन संस्कृति या साहित्य में जो रामायण और महाभारत है, वे सभी, ये जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, बाकी सारे साहित्य का उपजीव्य माना जाता है। उनमें से ही प्रेरणा मिलती रहती है। आजकल जो बहुत सारी काल्पनिक कथाएं आपके सामने दिखाई जाती है, वे उनसे ही प्रेरणा लेकर ली गई है। अब तिवारी जी आगे कहते हैं, नागर जी आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत से विस्तार से वर्णन किया है, क्या आप इन पर विश्वास करते हैं क्या? यानी खंजन नयन जो सूरदास है, जिनकी आंखें नहीं थी, हिंदी के कृष्ण भक्त कवि सूरदास, जिसकी आंखें नहीं है, उन्होंने इतना साहित्य आपके सामने रखा है कि हम आजीवन पढ़ते रहे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। अब आपने जो कुछ यहां लिखा है, क्या आप पर इनका विश्वास है क्या? अब नागर जी कहते हैं, नेत्रहीन के चमत्कार बहुत से देखे हैं मैंने। इन जो नेत्रहीन होते हैं, आप भी अपने इर्द गिर्द देखते होंगे लोग, जिनके पास किसी की कमी है तो वे दूसरी बात में तरबेज होते हैं। वैसे सूरदास के पास आंखें नहीं थी। वे कहते हैं जो नेत्रहीन लोग हैं, उन नेत्रहीन लोगों के मैंने चमत्कार बहुत से देखे हैं, और साथ ही साथ उनकी भविष्यवाणियां भी कभी कभी सच भी होती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूरदास जन्मांध थे या नहीं। कोई कहता है 6 साल बाद सूरदास की आंखें चली गई, कोई कहते हैं सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। यानी काफी विवाद हुआ है, उन्होंने कुछ देखा है या नहीं देखा है, इससे क्या पता या इससे क्या होता है। वे कहते हैं इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। देखने वाला कौन है, आंखें देखती है या मन देखता है?
यानी इस बारे में मैं सोचता रहता हूं। अब आंख तो केवल माध्यम है देखने का, सूरदास को आंखें नहीं हुई तो क्या हुआ? अब आंख तो माध्यम है, देखने वाला तो मन है, और सूरदास जी के पास मन था। अब फिर से उन्होंने सवाल किया है, आपने इतना कुछ साहित्य लिखा है, तो क्या आप पर इनका प्रभाव पड़ा है क्या? या आपने अपने लिखने की सार्थकता कभी की है क्या? या आप जो लिख रहे हैं उसकी परख किए क्या है? यानी परख करना बेहद जरूरी होता है। आप क्या अध्यापक आपको बीच बीच में जो सवाल पूछते हैं, वे सवाल इसीलिए होते हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है या नहीं। हम जो आपको पढ़ा रही है वह आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आप जैसे उत्तर देंगे वैसे पता चलेगा कि हमारा अध्यापन सचमुच सही रास्ते पर है। अब वैसे तिवारी जी ने उन्हें सवाल किया है कि आप जो इतना कुछ साहित्य लिखा है, क्या उसके आपने कभी परख किया है क्या? आपने कभी परीक्षा ली है क्या? अब वे कहते हैं, हां मेरे पास बहुत सारे पत्र आते हैं। नागर जी कहते हैं, यानी मैंने परख कर इसी तरह से किया है, मुझे किसी बाहर जाकर किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे बहुत सारे पत्र आए हैं, इन पत्रों से पता चलता है कि जो मेरा साहित्य है वह अच्छा ही है। जो पाठकीय प्रतिक्रियाएं हैं उपन्यासों के प्रति, कहानियों के प्रति, वे मुझे आगे लिखने के लिए प्रेरणा देती रहती है। अब फिर से सवाल करते हैं, क्या आपने काफी भ्रमण किया है? अब लिखने के लिए आपने काफी भ्रमण किया है? तो नागर जी कहते, हां मैंने इतना भ्रमण किया है कि पूरे भारत वर्ष का भ्रमण किया है। यानी मैं घूमता रहा, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर कश्मीर तक, यानी हर एक जगह मैं घूमता रहा। यानी यह घूमने के में जो मेरी राय थी या वजह जो है वह इसीलिए है कि मैं कुछ लिखता रहूं या वहां की बातें देखता रहूं। अब फिर से तिवारी जी सवाल करते हैं, आप किन समय के लेखकों को पसंद करते हैं? अब जरा मुश्किल से वे उत्तर देते हुए कहते हैं, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। यानी नागर जी कैसे उत्तर देते हैं, देखो, अगर आपको मैं किसी का नाम बताना ही चाहता हूं, अगर आप दिल से कहते हैं, पूछते हैं, तो मैं एक नाम आपसे जरूर बता दूंगा, वह है रामविलास शर्मा जी। यानी वे मेरे सारे कवियों से, लेखकों में से श्रेष्ठ है, मुझे बहुत प्यार है उनसे। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह जो है देशिया और विलायती, यह भी मुझे अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं पढ़ूंगा। बहुत सारी कहानियां भी पढ़ूंगा। टॉल्स्टॉय, चेखोव की रचनाएं भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर से उन्हें सवाल किया है तिवारी जी ने, आपने पत्रों का काफी संकलन किया है, क्या यह सच है क्या? नागर जी कहते हैं, जी हां, मैंने पत्रों का संकलन बहुत सारा किया है। वो सारे व्यवस्थित नहीं है, लेकिन प्रत्येक जाति रिवाजों के लिए सारे पत्र व्यवहार मैंने इकट्ठा किए। अब इसके लिए मुझे देश दूर तक घूमना पड़ता है और मैं घूमता ही रहता हूं। अब फिर से तिवारी जी उन्हें सवाल करते हैं, अब उसके लिए फील्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। छात्रों, आपको भी पता होगा, मैं आपसे भी यही सवाल करता हूं कि आप कौन कौन सा फील्ड वर्क करते हैं? जब तक आप फील्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। केवल पाठशाला में पढ़ाया है तो इससे कुछ नहीं होगा। आप फील्ड पर जाकर कितना काम करते हैं यह बेहद जरूरी है। यानी वैसे ही वे नागर जी कह रहे हैं, फील्ड वर्क तो मुझे बहुत करना पड़ा। नाचो गोपाल के लिए सफाई कर्मियों के मैं बस्तियों में गया, वहां के सारे रीति रिवाज देखे। यानी हर एक देश के हर एक कोने में मैं इसीलिए घुमा कि वहां के सारे परंपराएं मुझे ज्ञात हो। अब आगे जाकर वे कहते हैं ना, विश्वनाथ तिवारी जी उन्हें सवाल करते हैं, क्या मन और प्राण को आप अलग अलग मानते हैं क्या? अब नागर जी ने जवाब दिया, सचमुच मन और प्राण अलग अलग है। यानी मन की गति आगे तक है, यानी ये जो प्राण है वहां तक उन्हें खींचना पड़ता है। प्राण हमारे पास है लेकिन मन हमारे पास नहीं है। मन काफी दूर तक चला जाता है, यानी जहां उनके आप अपनी मंजिल तय करते हैं वहां तक आपका मन चला जाता है। यानी जो चला गया है मन है, वहां तक प्राणों को खींचना पड़ता है। अब साथ ही साथ वे कहते हैं, मन प्राण से ही सदता है।
अब मन तो बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन प्राण तो हमारे साथ होने ही चाहिए। अगर प्राण न हो तो मन कैसे आगे जाएगा? अब तिवारी जी फिर से उन्हें सवाल करते हैं, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है, यानी सूरदास के बारे में आपने मन को ही पकड़ा है। अब नागर जी कहते हैं, हां, सूर ने एक जगह लिखा है, सूरदास ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं। अब सूरदास अंधे थे, अब फिर भी वे कह रही है कि 10 दिशाओं में देख लेता हूं। वैसे तो आप भी देखते हैं, आंखें बंद कीजिए और फिर भी आपको कुछ दिखाई देगा। रात में सपने देखते हैं, क्या आपको आंखें दिखाई देती है? वो मन देखता है, यानी जो मन है चारों ओर 10 दिशाओं में आप देख सकते हैं। जैसे कक्षा में बैठकर घर की बातें देख सकते हैं, घर जाने के पश्चात पाठशाला की बातें सामने याद आती है। यानी ये जो सारे मन के सामने उभरने वाले जो चित्र है, वे सारे मन देखते ही है। वैसे सूरदास ने कहा है कि मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं। अब विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी अंत में आकर कहते हैं, क्या मैंने आपका बहुत सारा समय लिया है? अब समय तो आपका मैंने लिया, आपकी उम्र का भी लिहाज भी मैंने नहीं किया है। तो नागर जी कितने विनम्र है, देखो, यानी वे विनम्रता से कह रही है, यानी नम्रता सबसे बड़ा गुण है। बिहारी का एक दोहा है, नर और नल नीर की गति एके करी जोई, जो जो नीचा हुए चले तो ऊंचा हुई। यानी बिहारी जी जैसे कहते हैं कि मनुष्य और नल की गति एक जैसी होती है, जितना नीचा हो जाएगा उतना महान बनता है। नल का पानी जितना नीचे गिरेगा उतना ही ऊपर उठता है। वैसे मनुष्य को भी नम्र होना चाहिए, और यहां अमृतलाल नागर जी भी उतने ही नम्र है। वे नम्रता से कहते हैं कि मेरे लिहाज का कोई संबंध नहीं है, मैं तो मेरे स्वास्थ्य का ठीक तरह से ध्यान रखता हूं और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। लेकिन पत्नी की मृत्यु के पश्चात एक टूटन सी आ गई थी। अब मैं अंदर से टूट गया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, अरे चलो, लिखने के सिवा मेरे पास है क्या, और कोई चारा नहीं है। अब पत्नी तो चली गई है, मैं लिखता रहूंगा। और अंत में वे कहते, जो पाठ को शीर्षक दिया है, लेखक है इस पाठ के आपके सामने जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, लेकिन ये जो वाक्य आया है यह हमेशा आप ध्यान में रखिए अमृतलाल नागर जी का, कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। वैसे आप भी जहां तक आपको पढ़ाई जारी रखनी है या आगे जहां पहुंचना है वहां तक आपको लिखना बेहद जरूरी है। अब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आप आगे जाएंगे। अब पाठशालाएं बंद होने से आपसे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास यहां जितना सारा समय है वहां आप ज्यादा कुछ पढ़ लेते, या जो सोमत के तौर पर आप छोटी छोटी बातें लिखने से शुरुआत कर देंगे तो एक अच्छे आप निबंध लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। ये जो सारी प्रेरणाएं है, अब आपके पास बहुत सारा समय है, इन समय का आप सदुपयोग करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अलावा बहुत कुछ किताबें पढ़ो, जो पढ़ने से आपको लिखने के लिए प्रेरणा मिलेगी और आप अपनी कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। जैसे यहां अमृतलाल नागर जी अंतिम समय तक, यानी वे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक लिखता रहूं, वैसे आप भी जब जब समय मिलता है, यानी आपके पास तो बहुत सारा समय है, इन समय का सदुपयोग करो और आप लिखते रहो। जैसे यहां लेखक ने देश विदेश के से घूमकर पत्र पत्रिकाएं या जैसे समाज की संस्कृतियां हैं उन सारी संस्कृतियों को गौर से देखा है और लिखना शुरू कर दिया है। वैसे आप भी अपने ज्ञान का भंडार बढ़ा दीजिए और एक सफल कामयाब बनने की कोशिश कीजिए। इतना ही मैं कहूंगा, और आप पढ़ाई करते रहे। यह स्वाध्याय देखो, पाठ पूरी तरह से, किताब पूरी बारीकी से पढ़े और आप अच्छे अंक से हासिल हो, यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं यहां पाठ खत्म कर देता हूं। धन्यवाद।